हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है और पॉलिटिकल साइंस का ये फोर्थ चैप्टर हम लोगों का है चुनावी राजनीति। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चुनावी राजनीति क्या है। आप लोगों के ध्यान में आता होगा जब चुनाव होता होगा, इलेक्शन जिसको कहा जाता है, कभी आप लोगों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं जिसमें वार्ड मेंबर वगैरह चुने जाते हैं। कभी जो है स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है जिसमें कि आप लोग अपने विधायक का चुनाव करते हैं। कभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है जिसमें आप लोग अपने सांसद का चुनाव करते हैं। तो चलिए इसी चैप्टर में इन सब बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, चुनाव क्यों। हम लोगों ने पढ़ा है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे। तो हम लोगों ने 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पढ़ी हैं। पहली है राजतंत्रात्मक, जिसमें राजा प्रमुख होता है, और दूसरा है सैनिक तानाशाह, जिसमें कि सारा कुछ सेना के हाथों में होता है, एक व्यक्ति के हाथों में होता है। और तीसरा होता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जो कि विश्व में सबसे अधिक प्रचलित है और सबसे अधिक पसंद की जाती है, लाइक की जाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार तभी होगी जब वहाँ लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, और जब लोगों के द्वारा चुनाव होगा, चुना जाएगा अपना प्रतिनिधि, तो उसमें चुनाव होना अनिवार्य ही है। बिना चुनाव हुए लोकतांत्रिक सरकार की हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते। इसमें एक उदाहरण दिया है। एक बहुत छोटा सा राज्य है हरियाणा। अभी आजकल बहुत अधिक पेपर की सुर्खियों में है, समाचार पत्रों में, क्योंकि जो अपना किसान आंदोलन चल रहा है उससे उन पंजाब और हरियाणा से बहुत अधिक मात्रा में किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो इसमें उस हरियाणा राज्य का उदाहरण लिया है। लेकिन इससे पहले अभी हाल में ही बिहार में चुनाव हुए हैं। उस बिहार विधानसभा में जो कुल सीटें हैं 243 हैं। उस 243 सीटों में से जो सबसे बड़ी पार्टी, जिसको सबसे अधिक सीटें मिली हैं, सीटें अर्थात जिसके सबसे अधिक उम्मीदवार जीत कर आए हैं, वह आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, उसके 75 हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, उसके 74 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। उसके बाद जनता दल यू, जो अभी तक सरकार में थी सीधे सीधे, अभी भी है, उसके 43, और बाकी अन्य सभी पार्टियां हैं इसमें। तो जब भी चुनाव होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी सरकार में है उसी की दोबारा सरकार चुनकर आए। ऐसा अगर होता है तो ये माना जाता है कि उस सरकार से वहाँ के लोग सहमत हैं, प्रसन्न हैं। 100% तो कभी भी किसी को नहीं पसंद कोई कर सकता है, लेकिन हाँ, अगर अधिकतम लोग उसको लाइक कर रहे हैं उस सरकार को, तो इसका मतलब है कि वो सरकार अच्छा काम कर रही है। तो आइए फिर से इस चैप्टर में जो हरियाणा का उदाहरण दिया हुआ है, इसमें 1987 का एक चुनाव का इसने उदाहरण दिया है कि उस समय, उससे पहले 1982 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और 87 में उसका इलेक्शन होना था। उससे पहले ही वहाँ पर एक नेता थे चौधरी देवीलाल। उन्होंने एक अपनी रणनीति बनाई कि 1987 के चुनाव में हमें जीतना है, तो उन्होंने उसके लिए एक न्याय युद्ध नामक आंदोलन चलाया। और उस आंदोलन में, जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि उन्होंने एक
वादा किया वहाँ के किसानों और छोटे व्यापारियों से कि अगर हमारी पार्टी चुनाव में जीतती है तो हम आपके सारे कर्जे माफ़ कर देंगे। और ये परंपरा उसी समय से चली आ रही जो आजकल आप लोग सामान्य रूप से चुनाव में देखते हैं। कांग्रेस की जो सरकार थी उससे वहाँ के लोग प्रसन्न नहीं थे, तो वो लोग देवीलाल के इस जो उन्होंने वादा किया था लोगों से उसकी तरफ आकर्षित हुए। और जब चुनाव हुए तो उस चुनाव में 90 सीटों में से 76 जो सीटें थी वो देवीलाल की पार्टी को मिली और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और जो कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार थी उसको केवल 5 सीटें मिली। देखिए कितना बिल्कुल ठीक जस्ट अपोजिट हो गया कि जिसकी सरकार थी उसको 5 सीटें मिली, जिसकी सरकार नहीं थी उसको 76 मिली। तो इस तरह से देवीलाल ने अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद ही उन्होंने सबसे पहला यही काम किया कि वहाँ के जो किसान और व्यापारी थे उनके ऋणों को माफ़ कर दिया। लेकिन फिर एक बार देखते हैं कि 1991 में फिर चुनाव हुए, फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। यानी कि जब देवीलाल की सरकार बनी तो उन 5 वर्षों में देवीलाल ने कर्जा माफ़ करने के अलावा और कुछ कार्य नहीं किया, जिसके कारण से वहाँ की जो जनता थी उनसे नाराज़ हो गई और फिर से अगले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही जिताया। अब बात यह आती है कि चुनाव की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि यदि लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर लानी है तो वहाँ पर चुनाव ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हीं के द्वारा उस राज्य या देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अब उसमें बात आती है कि जो चुनाव में मतदाता हैं वो किन किन बिंदुओं पर चुनाव करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं, वो क्यों चुनाव करते हैं। पहला तो ये वो अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वही विधानसभाओं में कानून निर्माण का कार्य करते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो इसलिए ये चुनाव ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सारे काम नहीं करते तो चुनाव नहीं होगा और फिर वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनेगी। अगला पॉइंट ये आता है कि चुनाव जो हो रहा है उसको हम लोकतांत्रिक किस आधार पर माने, क्यों माने, क्यों कहें कि हाँ ये जो चुनाव हुए हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है। तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे हर चीज़ का एक पैमाना होता है वैसे इसका ही पैमाना बनाया गया है। तो उसमें क्या क्या बिंदु हैं, क्यों हम उसको लोकतांत्रिक मानते हैं। पहला बिंदु ये है कि सभी को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है और सभी के वोट का मूल्य समान होता है। जैसे मैं बराबर चर्चा करता हूँ कि यदि एक राष्ट्रपति है वो भी एक ही वोट डालेगा और कोई रिक्शा चलाने वाला है तो वो भी एक ही वोट डालेगा। राष्ट्रपति के एक वोट की जो काउंटिंग होगी एक ही होगी और रिक्शा चलाने वाले की जो एक वोट डाला उसकी काउंटिंग एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा जो है अधिकारी होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, तो उसके वो एक वोट 10,000 के बराबर होगा या 1,00,000 के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। उसका भी वोट एक ही काउंट होगा और रिक्शे वाले का वोट भी एक ही काउंट होगा। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी, चुनाव में विकल्प होने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पार्टी हो, जैसे कि चाइना में क्या है, वहाँ पर एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उम्मीदवार उसी के खड़े होते हैं और वही उम्मीदवार चुना जाता है। तो लोगों के पास कोई दूसरी पार्टी चुनने का विकल्प नहीं है, तो उसको लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा। उसने केवल लोकतंत्र का लवादा ओढ़ रखा है, कवर कर रखा है, बाकी वो लोकतांत्रिक देश नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई लोगों के पास विकल्प ही नहीं है। जबकि हमारे पास, हमारे देश में लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आई, बसपा, सपा और भी बहुत सारे दल। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प, और उम्मीदवारों की दृष्टि से देखा जाए तो भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो ये लोगों के सामने विकल्प होना चाहिए। तीसरा है चुनाव का नियमित अंतराल पर होना। जैसे हमारे विधानसभा या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं
उसकी अधिकतम जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है। तो निश्चित है कि यदि सरकार पूरे 5 वर्ष चलती है, अपना कार्यकाल पूरा करती है, तो 5 वर्ष के बाद चुनाव होना ही होना है, निश्चित है, अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं आती है तो। अगला क्या है, लोग जिसे चाहे उसे चुने, उन पर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, किसी तरह का उसे कोई प्रलोभन न दिया गया हो। लोग अपनी इच्छा से जिसका चाहे चुनाव करते हैं। जैसे कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही परिवार के सदस्य हैं, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई सपा को सपोर्ट कर रहा है। तो एक ही परिवार के लोगों के विचारधारा में अंतर राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है, तो सभी को चुनने का अधिकार अपनी इच्छा से। अंत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। और हमारे यहाँ जो होते हैं चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होते हैं। उसका मानने का आधार यह है कि हमारे संविधान के द्वारा एक स्वतंत्र निकाय चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, और उस चुनाव आयोग के द्वारा ही स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराए जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ होने वाले चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं। अगला आता है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी है? देखिए, प्रतिद्वंदिता जो होती है, जिसको हम लोग कंपटीशन कहते हैं, वो अगर अच्छे प्रकार की है तो ठीक है, उचित तरीके की है तो ठीक है। अब जैसे अगर विभिन्न पार्टियों के बीच में विकास कार्य को लेकर अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर केवल विकास के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है तो जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके बीच में ये कंपटीशन बढ़ेगा कि भाई सबसे ज़्यादा किसके द्वारा विकास कार्य करवाया जा रहा है। तो जो भी पार्टी सरकार में चुनकर आएगी वो अधिक से अधिक जनता के कल्याण के लिए, जनता के हित में कार्य करेगी, देश का विकास करेगी, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा, बेरोजगारी का प्रतिशत घटेगा, गरीबी का प्रतिशत घटेगा। तो ऐसी इस तरह की जो प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन अगर है तो बहुत अच्छा है। जैसे सबसे अधिक अपराधी जो तरह के जो उम्मीदवार हैं वो सबसे कम किस में हैं, सबसे अधिक शिक्षित उम्मीदवार किस पार्टी में हैं, सबसे अधिक महिला उम्मीदवार किस पार्टी में है। तो इस तरह की प्रतिद्वंदिता होती है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए, ये देश के हित में होता है। और जब भी अपने उम्मीदवारों का चयन किया जाता है तो ये देखा जाता है मतदाता के द्वारा, भाई हमारा उम्मीदवार किस पार्टी से संबंधित है, हमारा उम्मीदवार जो अन्य उम्मीदवार हैं उनमें अधिक शिक्षित है कि नहीं, हमारा उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा सभ्य है कि नहीं, हमारे बीच का है कि नहीं, ये सारी बातें देखी जाती हैं। लेकिन ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि बिहार में अभी चुनाव हुआ तो वहाँ की जो कुछ प्रतिशत कम कहा जाएगा कि 9वीं पास या 9वीं फेल व्यक्ति को वहाँ के लोग मुख्यमंत्री बनाने की बात करने लगे और उनको सपोर्ट करे। तेजस्वी यादव जो हैं, जो लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो 9वीं पास या 9वीं फेल, इससे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लोग कह रहे हैं कि ये हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा। अगला टॉपिक है हमारा, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, यानी किस प्रकार से हमारे यहाँ चुनाव होता है, किस प्रकार से हम अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो लोकसभा और विधानसभा हैं उसके प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात चुनाव होते हैं, और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, और जब 5 वर्ष पूरा हो जाता है तो वो विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है और फिर से वहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं। अब इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है।
जैसे उस सिस्टम में ही पहले आता है सबसे पहला चुनाव क्षेत्र। अभी जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा, बिहार का उदाहरण लिया या हरियाणा का लिया, तो उसमें कुल जो उम्मीदवारों की जो संख्या, विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है, जैसे हरियाणा में 90 उस समय के अनुसार हमने पढ़ा, और बिहार में इस समय हम लोगों ने पढ़ा था 243 कुल सीटें, कुल विधानसभा की सदस्य संख्या। तो ये सभी जो विधायक हैं इनका चुनाव वहाँ की जनता के द्वारा किया जाता है, उस राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है। और चुनाव की दृष्टि से पूरे राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। उन क्षेत्रों को ही निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और उस निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनाव जीतता है। बहुत सारे लोग उम्मीदवार खड़े होते हैं, लेकिन उसमें से वहाँ के जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इस तरह से लोकसभा चुनाव में 543 लोकसभा जब चुनाव होता है तो पूरे क्षेत्र को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उस राज्य की जो विधानसभा सदस्य संख्या है कुल, उसके अनुसार उस राज्य को उतने भागों में बांटा जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों को ही सीट कई बार कहा जाता है। जैसे कहा जाता है ना, कितनी सीटें हैं, कितनी सीट जीत कर आए, तो इसका मतलब कितने उम्मीदवार जीत कर आए, जितने उम्मीदवार उतनी सीट कहा जाता है। हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। अगली बात आती है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, कई बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। हमारे संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को अपना एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है, और उसके अनुसार अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं लोग। लेकिन कमज़ोर समूह के लोग लोकसभा विधानसभा में पहुंच पाएँ, क्योंकि इससे पहले जब व्यवस्था नहीं थी तो नहीं पहुंच पाते थे, तो इस वर्ग के भी उम्मीदवार पहुंच पाएँ, इसके लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को केवल उनके लिए ही आरक्षित कर दिया गया। हमारे देखिए लिखा है, हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था की। इसी कारण चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जो चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहाँ से केवल इसी वर्ग का उम्मीदवार विधायक या सांसद बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। बाकी वोटिंग जो है वो सभी वर्ग के लोग करते हैं उसके लिए। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति के लिए भी है कि यदि कोई सीट, कोई निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो जो उम्मीदवार होगा वो तो होगा अनुसूचित जनजाति का, बाकी सभी लोग उसके लिए वोटिंग करेंगे। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई। वर्तमान में लोकसभा में 543 कुल सीटें हैं, उसमें से 412 सामान्य हैं, 84 आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए की गई हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये पूरे हमारी लोकसभा की व्यवस्था है। ये इसमें से MCQs में ही पूछा जाता है, ये आता है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विधानसभा या लोकसभा में 1/3 सीटें आरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। ये केवल जो पंचायती चुनाव होते हैं उसके लिए आरक्षित की गई हैं। अगला आता है मतदाता सूची। जो उम्मीदवार होते हैं उनका, या जो मतदाता होते हैं उनका नाम हर साल एक सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले ही तैयार की जाती है कि कौन इसमें
मतदान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों की हर साल सूची तैयार की जाती है, उसको अपडेट किया जाता रहता है। इस सूची को आधिकारिक रूप से ही मतदाता सूची कहते हैं। इसमें जिसका नाम होगा वही मत दे सकता है, वही वोट डाल सकता है। और इस मतदाता सूची को सामान्य रूप से हम लोग आम बोलचाल की भाषा में वोटर लिस्ट कहने लगे हैं। तो इस तरह से ये मतदाता सूची बनाई जाती है और हर साल इसको जो है अपडेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ चूँकि सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है। तो हर साल जिसकी आयु 18 वर्ष होती जाती है उनको उनकी जो है मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित किया जाता रहता है। तो इस तरह से इसको अपडेट किया जाता रहता है और हर 5 वर्ष पश्चात मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की, लेकिन अभी सभी को कार्ड नहीं भी दिया मिला होगा। लेकिन अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जिससे कि वो अपना वोट डाल सकें। उसमें मतदाता राशन कार्ड दिखा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकता है, पहचान पत्र दिखा सकता है, अपना पासपोर्ट दिखा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब चुनाव क्षेत्र हो गया, मतदाता सूची हो गई। अब इसके बाद आता है कि उम्मीदवारों का नामांकन। ये अभी हमारा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, पूरी चुनाव प्रणाली चल रही है। अब जिसको चुनाव में खड़ा होना होता है, जिसको उम्मीदवार बनना होता है, उसको एक फॉर्म भरना होता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि वोट डालने की जो आयु है वो तो 18 वर्ष है, लेकिन उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति ही उम्मीदवार बन सकता है। और इस तरह से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनको एक नामांकन पत्र भरना होता है और उस नामांकन पत्र में अपनी सारी डिटेल उसको देनी होती है। उसको पूरा अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, उस पर कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं इसका ब्यौरा देना होता है। मतलब हर पूरी डिटेल उसकी होती है और वो उसमें गलत नहीं भर सकता है। अगर वो उसको गलत भरता है और उसकी बाद में जांच की जाती है और वो गलत पाया जाता है उसका नामांकन पत्र, तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो अपना पूरा ब्यौरा देते हुए अपना फार्म भरता है। उसमें सारा विवरण देना होता है, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उसके ऊपर कोई देनदारी तो नहीं है, उसकी कुल संपत्ति कितनी है, उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, और इस तरह से वो अपना नामांकन करता है। नामांकन के बाद उन नामांकन पत्रों की जांच होती है। यदि कोई जांच में गलत पाया जाता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद जो होते हैं, जो शेष बचते हैं, वो उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं और उनको अपना फिर आता है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान इसके अंतर्गत जो उम्मीदवार बनते हैं वो अपना कन्विंसिंग शुरू करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई आप हमें वोट दीजिए। क्यों दें, इसके लिए उनके पास अपने कुछ चुनावी वादे होते हैं, कुछ घोषणाएं होती हैं, कुछ उनका एजेंडा होता है। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए इसके लिए कौन प्रतिनिधि अच्छा है, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार दे सकती है, कौन सी पार्टी अधिक विकास कार्य कर सकती है, कौन सी पार्टी वंशवाद वाली पार्टी नहीं है, कौन सी पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इस पर चर्चा होती है चुनाव के दौरान और इसे ही चुनाव अभियान कहा जाता है। इसमें जो उम्मीदवार होते हैं वो स्थान अपने पूरे चुनाव क्षेत्र में जाकर मतदाताओं के समक्ष अपनी बातें रखते हैं और अपने को वोट देने की मांग करते हैं वहाँ के मतदाताओं से
और उनको तरह तरह के उनसे वादे करते हैं, भाई हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो हम आपको इस तरह की सरकार देंगे, आपके कर्जे माफ़ कर देंगे, आपको अनाज फ्री बांटेंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, भले ही देश का भट्टा बैठ जाए, भले ही देश पर कर्जा चढ़ जाए, लेकिन हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। क्योंकि उनके बाप के घर का तो कुछ जा नहीं रहा है, वो जाएगा किसका? वो हमारे और आपके द्वारा दिए गए टैक्स से वो देने की हम ही कोशिश करते हैं, वो लालच देते हैं। अगर उनको अपने घर से देना पड़े तो एक पैसा नहीं देंगे वो, लेकिन उनको तो मालूम है कि उनके बाप के घर का जाना नहीं है, उनकी कमाई से एक पैसा नहीं जाना है। अगर वो ये घोषणा करें कोई भी उम्मीदवार कि अगर मैं विधायक चुना जाता हूँ आपके द्वारा, तो मैं विधायक के लिए जो वेतन मिलता है उसमें से 1 रुपया भी नहीं लूँगा, मैं नहीं समझता कि आज तक ऐसा कोई विधायक आया हो, या किसी ने ये कहा हो कि मैं सांसद या विधायक बन जाऊंगा तो मिलने वाला जो वेतन है सरकार की तरफ से वो सारा सरकारी खजाने में जमा करूंगा या होगा। ऐसा कोई कहने वाला नहीं होता है। सब क्या कहते हैं, मैं बिजली फ्री दूंगा। अरे बिजली फ्री देगा भैया तो अपने घर से देगा क्या? ये जनता नहीं पूछती है। ये जनता नहीं पूछती है कि अगर आप बिजली फ्री देंगे तो कहाँ से देंगे। वो जो बिजली फ्री करेंगे उसका जो नुकसान की भरपाई होगी वो कहाँ से करेंगे आप? ये प्रश्न करने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। अगर ये प्रश्न करने लगे हम उम्मीदवारों से तो एक भी व्यक्ति, एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं कहेगा कि हम आपको पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, कर्जा माफ़ कर देंगे। ऐसा एक भी नहीं कहने वाला है। लेकिन अब आवश्यकता है हम लोगों के जागरूक होने की, आप लोगों के जागरूक होने की। अगर आप भी अपने क्षेत्र के विधायक से या जो उस क्षेत्र का सांसद है उससे पूछे कि भाई आपकी सरकार ने इस तरह का जो वादा किया हुआ है अपने घोषणा पत्र में, वो किस तरह से बिजली फ्री दिया, उसने वो जो भरपाई की वो कहाँ से की, तो उसको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो इस तरह से लोग अलग अलग तरह के चुनावी वादे करते हैं। इसमें कुछ दिया भी है, जैसे दिया है कि 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। उन्होंने गरीबी हटाओ की जगह गरीबों को ही हटा दिया। इतने दिन तक देश में सरकार रही, गरीबी हटी नहीं, गरीबी लगातार बढ़ती गई है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। ये आप लोग कहीं भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। फिर 1977 में चुनाव हुए तो वहाँ पर लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया। बाद में जनता दल की सरकार चुन के आई, विपक्षी दल की। 1977 वामपंथियों ने नारा दिया ज़मीन जोतने वाले को का नारा दिया। इसी तरह से जो आंध्र प्रदेश में 1983 में तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया गया। अलग अलग राज्यों में भी जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस समय भी वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं अलग अलग तरह के चुनावी नारे देती हैं, वायदे करती हैं। अब आता है कि चुनाव के समय जो उम्मीदवार हैं या पार्टियां हैं वो क्या नहीं कर सकती। वादे तो करेंगी लेकिन क्या नहीं कर सकती हैं, ये देखने वाली बात है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है कि मतदाता को प्रलोभन देना। लालच नहीं दे सकते हम कि लो भैया तुम अगर हमें वोट दोगे तो हम तुम्हें 2000 रुपये देंगे। इस तरह का प्रलोभन या लालच नहीं दे सकते, घूस नहीं दे सकते, या धमकी नहीं दे सकते कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो समझ लेना कल जिंदा नहीं बचोगे, इस तरह की धमकी। दूसरा, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, तो सामान्य रूप से होता ही, लिखने की बात है ये केवल। अगला है चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। इस पर चुनाव जो आयोग है उसकी बड़ी गिद्ध दृष्टि रहती है। अब जो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं या सरकार में जो पार्टी है उसके विधायक या सांसद सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में इसमें 25 लाख दिया, ये बहुत बढ़ गई, ये राशि बहुत बढ़ गई है उससे। और विधानसभा 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। ये राशि इसमें पुरानी है और ये राशि बहुत अधिक हो गई है। ये
राशि मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव में 28 लाख हो गई है। तो ये काफ़ी अधिक धनराशि है। इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर, जितना सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा तय राशि है लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में, उससे अधिक हम खर्च नहीं कर सकते। इस पर चुनाव आयोग की दृष्टि रहती है। वो सारी चीज़ें किसी न किसी माध्यम से वो तय करते रहते हैं कि हाँ, इस उम्मीदवार के द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसका स्केल कुछ अलग ही है। इनमें से किसी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बाद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। उस आचार संहिता के द्वारा कुछ चीज़ें न करना घोषित किया गया। क्या है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा, सरकारी वाहन, विमान या सरकारी अधिकारियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। सरकारी विभाग का उपयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री, जो संबंधित जो सरकार के मंत्री हैं, वो नई घोषणाएं नहीं कर सकते। जो पुरानी जो घोषणाएं हैं, जो चल रही हैं, जो जिनकी प्लानिंग चल रही है, जो योजनाएं कार्यरत हैं, उसको तो पूरा करवाएंगे, लेकिन नई घोषणाएं नहीं करेंगे। न तो किसी को नई तरह की सुविधाएं देने की घोषणा कर सकते, कुछ वादा कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई करता है तो वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और उनके विरुद्ध चुनाव आयोग कोई भी कदम उठा सकता है। इसके पश्चात चुनाव होता है, वोटिंग होती है। उस वोटिंग के लिए एक मतदान केंद्र अलग अलग तय किए जाते हैं, जहाँ पर कि मतदाता के द्वारा वोट डाला जाता है। और उस वोट में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर चुनाव अधिकारी होता है, वो पहचान करता है कि हाँ, ये व्यक्ति है, ये वास्तव में मतदाता है कि नहीं। तो वो जब ओके करता है वहाँ पर पेपर दे के, तो जो वोट डालने वाला व्यक्ति, उसकी उंगली में काला निशान लगता है और फिर उसको वोट डालने की अनुमति मिलती है। इस तरह से वोटिंग होती है। उसके बाद, उस वोटिंग के बाद, अब तो पहले तो पेपर आता था, उस पर मोहर लगाई जाती थी, उसको बैलेट पेपर कहा जाता था। अब ईवीएम आ गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसमें बटन दबाना होता है और बीप की आवाज़ होती है, इसका मतलब वोट उस पार्टी को मिल गया। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती हैं, उनके द्वारा बहुत ही एक तय जो निश्चित दिन होता है, उस निश्चित दिन पर ही उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का डाटा निकाल करके मतगणना होती है कि किस पार्टी को कितना मत मिला, कितने वोट मिले, और उसमें से जितने जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिलता है वो विजयी घोषित किया जाता है। तो इस तरह से टीवी चैनल, रेडियो, अखबारों के माध्यम से उसकी घोषणा की जाती है। और वहाँ पर जो चुनाव आयुक्त होता है, जो जिलाधिकारी होता है, वो उसके विजयी होने की घोषणा करता है और उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है कि हाँ, ये विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में चुने गए हैं या लोकसभा चुनाव में सांसद के रूप में चुने गए हैं, इनका चुनाव किया गया है। तो इस तरह से ये चुनाव पूरा होता है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, यहाँ का चुनाव लोकतांत्रिक क्यों माना जाता है, इस पहले ही बात आ चुकी है। फिर भी अधिकांश खबरों में कुछ गड़बड़ियों की भी सूचना आती है, उसका निराकरण चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। कुछ शिकायतें आती हों तो, जैसे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम गायब करने की अधिकतर शिकायतें आती हैं। तो अगर इस तरह की शिकायतें होती हैं तो उसको समय के अंदर उसको पूरा कर लिया जाता है, ठीक कर लिया जाता है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की शिकायतें, इन सभी पर जो निगाह होती है वो चुनाव आयोग की होती है। ये सारी शिकायतें चुनाव आयोग में की जाती हैं। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना, फर्जी मतदान करना, इस तरह की शिकायतें चुनाव आयोग के समक्ष जाती हैं और चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेता है। वो देखता है कि अगर किसी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार धांधली हुई है
तो वो उस दिन के चुनाव को रद्द भी कर सकता है, दोबारा मतदान का आदेश भी दे सकता है। इस तरह के निर्णय चुनाव आयोग के द्वारा ही लिए जाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक इसलिए माना जाता है कि हमारे देश में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है। संविधान द्वारा तय किया गया है कि हमारे देश का एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा और वो बहुत अधिक शक्तिशाली है। जैसे कि हमारे यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र है, वैसे ही चुनाव आयोग भी स्वतंत्र है। और जो चुनाव आयोग का जो प्रमुख चुनाव आयुक्त है या अन्य उसके सहयोगी हैं, उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वो सीधे राष्ट्रपति, और ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, ऐसा नहीं है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो, तब भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। इस दृष्टि से लगता है कि हमारे यहाँ का जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयोग है, वो बहुत ही सशक्त है और शक्तिशाली है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। पहला क्या है? चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर और जो चुनाव नतीजे हैं उनकी घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन इसके ही हाथों में होता है। पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण इसके हाथों में होता है, दूसरा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, उसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों या पार्टियों को सजा देता है, उनका निर्वाचन रद्द कर देता है या कुछ दिनों के लिए रोक देता है, ये सारे काम करता है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने के लिए बाध्य कर देता है। सरकार भी जो होती है वो भी चुनाव आयोग का ही उस समय आदेश मानती है, उसके ही निर्देशन में चलती है, उसके विपरीत नहीं चल सकती। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न रहकर सीधे चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहते हैं, उसके अधीन काम करते हैं। चुनाव के समय में किसी प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं कर सकती। यदि चुनाव आयोग चाहता है तो चुनाव आयोग उसका स्थानांतरण कर सकता है। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं और दोबारा वहां पर चुनाव कराया जाता है। तो इस तरह से, इस कारण से हमारे यहाँ का जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष रूप से होता है। अगला टॉपिक है हमारा चुनाव में लोगों की भागीदारी। जैसे जैसे हमारे यहाँ का मतदाता जागरूक होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे यहाँ का जो मतदाता जो प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत है, वो बढ़ता जा रहा है। जब हमारे यहाँ शिक्षा की दर बहुत कम थी तो उस समय मतदान प्रतिशत बहुत कम होता था। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे, और जब ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी तो निडर होकर, निर्भीक होकर हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग, अमीर गरीब, सभी स्वतंत्र रूप से चुनाव करते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और तभी ये मतदान प्रतिशत बढ़ता है। कुछ लोगों की भागीदारी के कुछ निष्कर्ष इसमें निकाले गए हैं, उसको आइए देखते हैं। पहला है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है। पिछले दशकों में भारत में यह या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। देखिए, ये रेड कलर से ब्रिटेन में है और जो ब्लू कलर में है वो भारत का दिखाया गया है। अभी तक सबसे अधिक 62% रहा है भारत का जो मतदान प्रतिशत है। अभी और इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। दूसरा है, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं।
जागरूकता बढ़ी है, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। हमें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं नहीं, डालते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। इससे लगता है कि हम भारत में लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत हो रही हैं और भारत में लगातार लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। अगला है, साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है और ये गतिविधि बढ़ने का ही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो 2019 में जो चुनाव हुए हैं उसमें मतदान प्रतिशत 67.11% रहा। अभी हमने जो पीछे ग्राफ देखा उसमें अधिकतम 62% था, लेकिन अभी जो वर्तमान में है, जो 2019 का जो चुनाव हुआ है उसमें जो भारत में औसत मतदान प्रतिशत रहा वो 67.11% रहा। इससे लगता है कि भारत में सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, भारत में लोकतंत्र लगातार मजबूत होता जा रहा है। अगला टॉपिक है हमारा चुनाव नतीजों को स्वीकार करना। देखिए, जब स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा तो उसको नकारा नहीं जा सकता है, उसको कोई नकार भी नहीं सकता, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर कोई पराजित हो रहा है तो उसको ये मानना होता है कि भाई जनता की इच्छा है, इसका मतलब हमने ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया, हमारे कार्य में कमी रही, हमारी योजनाओं में कमी रही, हमारी नीतियों में कमी रही। उसके द्वारा जनता उसको अपना मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करती है और यदि वो समझ जाता है, अपनी कमियों को फाइंड आउट कर लेता है, अपनी कमियों को समझ जाता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, तो अगले आने वाले समय में उसको फिर से जनता स्वीकार करती है, उसको वोट देती है। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। कैसे कहते हैं जी, देखते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस पार्टी की सरकार एक बार चुनी जाएगी लगातार उसी की सरकार बनी रहेगी। ऐसा तभी होता है जब उस राज्य की जो सरकार है उसने उस 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया है, तो ऐसा होता है। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर चुनाव हारते रहते हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी हैं। अभी आपने देखा अमेरिका में जो चुनाव हुआ उससे पहले राष्ट्रपति वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप थे। उन्होंने जो भी कार्य किया, जैसे भी कार्य किए, लेकिन जब वर्तमान में जो चुनाव हुआ तो उनको वहाँ की जनता ने अपना समर्थन नहीं दिया और उनके विरोध में मतदान किया और जो अब नए राष्ट्रपति हैं वो चुने गए हैं, उनका चुनाव हुआ है। तो ये उससे भी लगता है वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, वो जनता साइलेंट रहती है और अपना निर्णय कब देती है, जब वो अपना वोट देने जाती है और वहाँ पर वो अपना निर्णय अपने वोट के रूप में करती है। अब ये सारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग है, चुनाव होता है, इसका चुनौतियाँ क्या हैं, चुनाव की चुनौतियाँ क्या हैं, इस बात पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें। हमारे देश में जितना भी शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, जनता या नागरिक जागरूक होते जाएंगे, तो वो जो चुनौतियां हैं आने वाली वो कुछ कम होती जाएंगी। क्या क्या चुनौतियां हैं, पहले तो इस पर क्या क्या मुद्दे हैं उस पर हम विचार करें। ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। वास्तविकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अधिक पैसे वाला जो व्यक्ति है वो चुनाव जीत जाएगा। अगर उसने अच्छा कार्य किया है तभी जीतेगा।
यदि उसने ठीक से कार्य नहीं किया है तो वो नहीं जीतेगा। एक बार अगर कोई विधायक या सांसद बन जाता है और यदि उसने अपने क्षेत्र में कार्य अच्छा किया है तब तो वो अगली बार जीतेगा, भले ही वो कितना पैसे वाला हो, कितना ही बड़ा बाहुबली हो। और यदि उसने अच्छा कार्य नहीं किया है तो वो नहीं जीतेगा, जनता उसको नहीं जीतने देगी, वो अपना समर्थन नहीं देगी जनता उसको। कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार होते हैं, जनता उनको समय आने पर उनको भी बाहर कर देती है, भले ही वो आसानी से टिकट पा गए हों, लेकिन जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों की अपेक्षा जो छोटे दल हैं या निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको कुछ दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन यदि उनके कार्य भी ठीक है, उनका कार्य ठीक है तो जनता उन्हीं को अपना सहयोग और समर्थन देती है। इसी कारण से क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यदि जो हमारी राष्ट्रीय दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, और भी हैं, बसपा है, सपा है, बसपा वगैरह, तो यदि ये ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती हैं तो राष्ट्रीय की जगह क्षेत्रीय होते जाएंगे और क्षेत्रीय के बाद ये धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हालांकि अभी भी राष्ट्रीय दल है, लेकिन जो कभी जिसकी सरकार बनती थी, जो केंद्रीय सरकार में होती थी या अधिकांश राज्यों में जिसकी सरकार होती थी, वो धीरे धीरे उसका पतन होता जा रहा है, उसके उम्मीदवार घटते चले जा रहे हैं, उनकी सीटें कम होती जा रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वर्तमान में यही माना जाएगा कि उसकी नीतियाँ ठीक नहीं हैं, उनकी नीतियाँ जनता के अनुकूल नहीं है, देश के अनुकूल नहीं है, वो परिवारवादी पार्टी हो गई है, वंशवाद वाली पार्टी हो गई है। तो इस तरह से उसका लगातार पतन होता जा रहा है। और यदि उसी तरह से अन्य दलों ने अपने में सुधार नहीं किया तो इस प्रकार के दल लगातार समाप्त होते जाएंगे और जो दल या जो पार्टी अच्छा कार्य करेगी वही जीवित रहेगी, उसी की सरकार बनेगी और वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। तो आज इस चैप्टर को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसका आंसर अपने तरीके से लिखें। अपने तरीके से लिखेंगे तो उस आंसर की मार्किंग बहुत अच्छी होगी। बाकी हम लोग अगले चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।